गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी स्टेट PSC एग्जाम्स का जो हमारा पेपर सेकंड होता है या जो CSET का पार्ट होता है उसकी सीरीज। इस सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सेट नंबर 13। अब तक हमने पीछे के जो 12 सेट हो चुके हैं उनमें डिस्कस कर लिए हैं। MP PSC के अंदर जितने भी सवाल हमारे पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस, इसके अलावा UP PSC में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के भी हमने सारे के सारे ओल्ड जो पेपर्स थे अपने वो डिस्कस कर लिए थे। आज के सेशन के अंदर जितने भी सवाल लिए गए हैं वो सारे के सारे उत्तराखंड PCS से या फिर उत्तराखंड का जो लोअर PCS आपका रहता है वहां से। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने देखना, जरा लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना है। देखो इसने यहां पर आपको क्या कहा, किसी प्रश्नोत्तरी में नहीं की गणना माइनस है। किसी प्रश्नोत्तरी में नहीं की गणना माइनस है, हां की गणना +1 है तथा पता नहीं की गणना 0 या फिर 0 है। तो 5 नहीं है, 15 आपके पास हां है, 5 पता नहीं है। इंग्लिश में थोड़ा सा देखोगे तो क्या है, कोई आंसरिंग क्विज है आपके पास कि सवाल पूछे जाएंगे, आपको रिप्लाई करना है यस के अंदर, नो के अंदर, डोंट नो के अंदर। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर अगर नो कहेंगे तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, -1। अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए यस कहेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, +1। अगर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये कह देते हैं कि आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता हूं, तो उस केस के अंदर आपको मिलेंगे 0। अब सवाल आपका एकदम आसान हो जाता है। आसान कैसे भाई, आपके पास क्या है, 5 तो आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब आपने 5 बार नो कहा है। एक बार नो कहते हो तो आपको क्या मिलता है, -1। तो 5 बार अगर आप नो कहेंगे यहां से, अगर आप 5 बार नो कहेंगे तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, -5। अगर आप 15 बार यस या फिर हां कहेंगे, हर एक बार हां कहने का आपके पास 1 पॉइंट है तो 15 नंबर। और 5 बार आपने कहा पता नहीं, तो यहां से कितने, 5 बार 0। ऑल ओवर अगर आप एडिशन करेंगे तो मेरे ख्याल से एडिशन बड़ा ही आसान है। इजी वे के अंदर आप इसे कर सकते हैं। कैसे, ये प्लस का 15, ये माइनस का 5, वो आपका ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो फाइनली आपके पास जो टोटल निकल के आया वो कितना हो गया है, 10। लेकिन इसने लास्ट में पूछा क्या है, आपसे पूछा है यहां पर इसकी एवरेज वैल्यू, औसत मान आपसे पूछा है। टोटल कितनी बार आपने रिप्लाई किया है, टोटल 5 बार, 15 बार और 5 बार, तो 25 बार आपने रिप्लाई किया है। डिवीजन नहीं जा रहा है तो क्या करो, एक पॉइंट लगा दो, 100 बन जाएगा, 100 में डिवीजन कर दोगे तो 0.4 यहां से जो हमारा रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल इजी वे में समझ आ गया होगा, कुछ खास है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा क्या कहा। इस टाइप के भी हम कई सारे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना। क्या कहा कि एक घड़ी में 4:20 मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण है, कि घड़ी के अंदर जो टाइम हुआ है वो 4:20 हुआ है। उस ड्यूरेशन के अंदर जो आपके पास मिनट हैंड होता है और जो आपके पास आवर हैंड होता है उनके बीच का एंगल कितना होगा। चलो इजी कैटेगरी के ये क्वेश्चंस होते हैं आपके, देखना जरा। आप क्या करोगे, जैसे मैं एक बार के लिए तो आपके सामने एक क्लॉक बना लेता हूं। ये क्लॉक हो गई, यहां पर मार्किंग आपकी 3, ये मार्किंग आपकी 6, 12 और ये आपके पास 9 लिखा जा सकता है। फिर देखना टाइम कितना बताया उसने, 4:20। तो 4 यहां होगा, 5 कहीं यहां होगा। आवर हैंड की बात अगर करें तो कुछ 4 बजे से वो हल्की सी आगे निकल के आएगी। मिनट हैंड की अगर बात करोगे तो मिनट हैंड आपकी एग्जैक्ट यहां पर 4 बजे पर होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो मैं क्या करता हूं, ये फर्स्ट टाइम ही चल रहा है टीचिंग डिजिटल बोर्ड पर, तो हो सकता है कुछ चीजें आपको भी ओड लगने लग जाए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इनकी। देखना क्या कहा, 4:20, तो मिनट हैंड क्या होगी, एग्जैक्ट आपकी 4 बजे पर होगी।
आर हैंड क्या होगी, 4 बज चुके हैं लेकिन यहां से यहां मिनट हैंड 4 तक आई है, इसका मतलब आर हैंड है वो हल्की सी आगे खिसक जाएगी, तो ये मैं मान लेता हूं आर हैंड। बेस हम लोग क्या मानते हैं 12, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को काउंट करेंगे, फिर हम लोग इस एंगल को काउंट करेंगे और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग काउंट करेंगे। क्या एक्चुअल में एग्जाम हॉल में ये सब बनाने की नीड होती है? मेरे ख्याल से नीड नहीं होती, सीधे सीधे आपको कैसे डील करना होता है यहां पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। 4:20 आपका टाइम हुआ है, टाइम आपका हो गया 4:20। आप सबसे पहले ये देखो कि मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया। मिनट हैंड के बारे में कुछ रटने की नीड है? मेरे ख्याल से रटने की नीड नहीं है। कैसे भाई? जो भी आप घड़ी का हैंड या सुई लेते हैं, अगर उससे बड़ा टाइम है तो उसे लिखने की नीड नहीं है। जैसे मिनट के लिए ये 4 घंटे कोई मायने नहीं रखते हैं। रीजन क्या होगा, मिनट वाली जो सुई है वो आपकी हर एक घंटे में 1 राउंड लगा लेगी, 4 घंटों में 4 राउंड लगा लेगी। तो इसका मतलब मिनट हैंड से बड़ा जो टाइम है वो घंटे का होता है, तो उसके लिए कोई यूज है नहीं। तो टारगेट किस पर करना आपको, 20 मिनट के ऊपर। चलो 20 मिनट के ऊपर तो हम लोग टारगेट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या पता होनी चाहिए, तो आप यहां पर कॉमन सेंस लगाएं। क्या कि भाई यहां से लेकर यहां तक आपके पास 60 मिनट है और यहां से लेकर यहां तक का कंप्लीट एंगल जो है वो कितना है, 360 डिग्री। 60 मिनट है, 360 डिग्री का आपका एंगल है। 1 मिनट में कितने डिग्री, 360 डिवाइड बाई 60, 6 डिग्री हो गया। तो 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, तो आप कहेंगे कि 20 मिनट में एंगल बना है आपका 120 डिग्री का। चलो एक काम आपने कर लिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग कौन सी, आर हैंड की, घंटे की जो सुई है उसकी अगर हम लोग बात करें तो देखना, घंटे की सुई क्या करेगी, 12 घंटे में पूरा का पूरा 1 राउंड लगाती है, 12 घंटे में 360 डिग्री का राउंड लगाती है। 1 घंटे में देखोगे तो 360 अपॉन में 12, तो कितने डिग्री आ जाएगा भाई, 1 घंटे में आपका आ जाएगा 30 डिग्री। चलो 30 डिग्री हो गया। 4 घंटे में कितना आ गया आपके पास, 120 डिग्री। चलो 20 मिनट के अंदर भी तो राउंड लगाएगी, तो आप क्या कहोगे यहां पर कि 60 मिनट के अंदर कुल मिलाकर के देखो। यहां पर फिर से एक बात को और ऑब्जर्व करना, असल में देखा जाएगा तो इसने क्या किया है, 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री का राउंड लगाया है। 1 घंटे के अंदर कितना आया आपका, 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री। मिनट घंटे का कौन सा पार्ट होता है, तो आप कहोगे 1/3 होता है। तो इसका क्या कर दो भाई, यहां से 1/3 सीधे सीधे ही कर दो। 1/3 अगर आप यहां से सीधे सीधे ही करोगे तो ये एंगल आपके पास कितना आ गया, 10 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना हो गया, 130 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो सीधे सीधे आप कह देंगे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकल के आ जाएगा हमारा 10 डिग्री। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कुछ बच्चे अमूमन सवाल ये पूछते रहते हैं कि मैथ्स के लिए गाइड करो, ये करो। तो देखो, अगर आप सीरीज कंटिन्यू देख रहे होते हैं, कोई भी सीरीज चल रही होती है, आपको एक सटीक गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जाता है कि हाँ भाई ये काम कर लो, इसके बाद ये कर लो। तो आपकी एग्जाम के हिसाब से अगर मैं कहूं तो रेलवे की हमने एक 90 डेज की सीरीज कंप्लीट करवाई थी, तो उस सीरीज की एक कंप्लीट पीडीएफ है 90 डेज की, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाएं। प्रिंट आउट आपने निकलवा लिया, पीडीएफ आपके पास मोबाइल में है। अब मान लो आपको एक XYZ कोई भी चैप्टर था वो देखना था, और वो चैप्टर था उसके अंदर 57 नंबर पर, तो आपको क्या करना है, पीडीएफ के ऊपर गए, 57 नंबर वाले उस क्लास के ऊपर गए, वहां एक आपको लिंक दिखता है कि क्लिक हियर टू वॉच वीडियो क्लास, उस पर क्लिक कर दिया, सीधे सीधे वीडियो क्लास में चले गए। तो उससे क्या होंगे, आपके जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रोंग हो जाएंगे। प्लस में आप इन सीरीज को देखते रहें, इनके अंदर हमने सारे के सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इतने सारी एग्जाम्स हो गई आपके पास, तो रिलेवेंट क्वेश्चंस ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलो भाई, मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखना जरा, इसने क्या कहा। लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से रीड करना। देखो, किसी आयत जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर है में सबसे बड़ा वृत्त खींचा जा सकता है, उसका क्षेत्रफल है। आपको क्या कहा है कि एक
रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स आपके पास 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, इसके अंदर आपने ड्रॉ किया है एक मैक्सिमम साइज का सर्कल। अब उस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगा लेते हैं यहां पर। देखना इजी सवाल है ये एकदम। ये हमने बना लिया यहां पर एक रेक्टेंगल। ये वाली जो साइड है हमारे पास ये 18 है बड़े वाली, और छोटे वाली कितनी हमारे पास 14। अब बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, कैसे आप इसमें सर्कल बनाओगे। मैं ये मान लेता हूं मेरा सर्कल यहां से स्टार्ट होगा और इसको टच करेगा। अगर इसको टच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा। तो सर्कल कैसा बनेगा, सर्कल कुछ इस टाइप का बनेगा। यहां से यहां तक का गैप आपका मिनिमम है, इसका मतलब आप सर्कल कुछ इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप से बनाओगे तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। असल में देखा जाए तो ये काम करेगा इसके डायमीटर का, ये इसके डायमीटर का काम करेगा। तो आप कहेंगे कि सर ये रेडियस आपकी और ये वाली भी यहां पर क्या हो गई है, रेडियस। चलो 2r की वैल्यू अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको 2r की वैल्यू यहां से मिलती है 14, तो r की जो वैल्यू है वो यहां से आपको कितनी मिलेगी, 7। अगर आपने मेरी बेसिक वाली क्लास देख रखी है तो इस सवाल में आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक टेबल पढ़ी थी। उस टेबल के बेसिस के ऊपर आप सीधे सीधे इसको हिट कर सकते हैं 154। चलो कोई बच्चा कहता है मुझे टेबल नहीं याद है, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ जो सर्कल है वो हम लोग लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। तो क्या करोगे, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दिया आपने यहां से। पाई की वैल्यू आप यहां से लिखोगे 22/7, ये आपने लिखा 22/7। रेडियस आपके पास 7 है तो 7 गुणा में 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 गुणा 7 आपका रिजल्ट क्या होगा, 154 लिखा जा सकता है। इस पर्टिकुलर सवाल की अगर मैं बात करूं आपसे, इस पर्टिकुलर सवाल की बात करूं तो एक छोटी सी बात को अंडरस्टैंड करना जरा। छोटी सी बात वो क्या है, क्या इस सवाल में सच में आपको डायग्राम बनाने की नीड थी? मेरे ख्याल से नहीं नीड थी। आप इसको क्या करते, थोड़ा सा इमेजिन करने का प्रयास करते। इमेजिन करते तो क्या करते, भाई ये साइड आपकी 18 है, ये वाली साइड आपकी 14 है। अगर सर्कल 18 से हो जाएगा तो पूरा का पूरा राउंड बनाओगे आप, तो ऊपर से नीचे तक की दूरी भी आपकी क्या निकल के आएगी, डायमीटर 18 होगी। लेकिन ये गैप तो हमारा 14 है, तो सर्कल क्या होगा, बाहर जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कम साइड वाली, जो कम चौड़ाई है उसके बीच में आपको एक सर्कल क्रिएट करना है। वो कम चौड़ाई 14 है तो डायमीटर आपका 14 हो गया। रेडियस क्या होगी, उसकी जस्ट हाफ हो जाएगी। रेडियस हाफ हो गई, और किसी बच्चे को सीधे सीधे ही ये याद है तो वो यहां से हिट करके इसका रिजल्ट निकाल ले जाएगा। चलो भाई देखना जरा अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से रीड करना। देखो क्या कहा, एक पंक्ति में एक रो है, उसमें ए का स्थान शुरू से 18वां है, ए इज 18 फ्रॉम दी फ्रंट, जबकि बी का स्थान अंत से 16वां है, कि बी जो है बी इज 16th फ्रॉम दी एंड। फिर इसने कहा कि यदि सी का स्थान शुरू से 25वां है, सी इज 25th फ्रॉम दी फ्रंट, और वह ए और बी के बीच बिल्कुल बीच में है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखना क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, कैसे करोगे, पहले तो पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखना ए का जो स्थान है वो स्टार्टिंग से कितना है भाई, 18वां है, तो इसका मतलब हम लोग यहां से यहां लिखेंगे, तो ए जब भी आएगा उससे पहले कितने लोग बैठे होंगे इस रो के अंदर, तो आप कहोगे इस रो के अंदर बैठे होंगे कुल मिलाकर के 17 लोग। ठीक है, बी का स्थान अंत से कितना है, 16वां। अब मैं ये मान लेता हूं अंत इसका यही कुछ है, 4-5 लोगों के बाद है, तो बी को उधर से अगर हम लोग काउंट करेंगे और वो यहां तक कुछ 16वां आ जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में ये आएगा सी, तो वो 25वें स्थान पर होगा, नहीं होगा। तो ऑल ओवर कंक्लूजन ये निकलता है कि जब 25वां स्थान है सी का और वो इन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब सी ए के बाद आएगा कहीं ना कहीं यहां पर, और उसके भी बाद में आपके पास क्या आएगा, बी निकल के। अगर आप इस सवाल को सरफेसली पढ़ते हैं दूसरी डायरेक्शन की, हालांकि हमें यहां पर नीड नहीं थी, अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा सरफेसली पढ़ते भी तो आपको यह लगता है कि सर इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी, साफ साफ पता चल रहा है
कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप लास्ट से उस आदमी को काउंट करते हैं तो वो ए से इस तरफ निकल के आ जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलो फिर आगे डील कर देते हैं। क्या कहा, बी है वो लास्ट से 16वें नंबर पर है। लास्ट हमने मान लिया ये वाला है, तो 16वें नंबर पर है, इसका मतलब 15 लोग यहां पर होंगे। और ये कौन से नंबर पर है आपका, 16th प्लेस पर। ये 17वें नंबर, 17 लोग तो यहां हो गए, और ये कौन से नंबर पर है हमारा, 18th प्लेस पर। अब सी की बात करी है, सी कौन से पर है भाई, 25वें नंबर पर है। तो देखना जरा, यहां से लेकर यहां तक ये 25वें नंबर पर बैठा हुआ है, तो इससे पहले कितने लोग हैं भाई, 24 है। एक बात को और थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना, क्या यहां तक कुल मिलाकर के आपके पास 25 लोग हैं, ठीक है। यहां तक कुल मिलाकर के आपके पास 28 लोग हैं, और इनके बीच में जो लोग हैं वो एग्जैक्ट क्या है, सेम है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 18 में क्या जोड़ा आपने, 7 जोड़ा, ठीक है। 18 में 7 जोड़ा तो आपका ये निकल के आ गया, इसका मतलब बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग। तो इस तरफ भी क्या होगा, बीच के अंदर कितने लोग बैठे हुए आपको मिलेंगे, 6 लोग। अब कुछ है नहीं इसके अंदर, क्या कह रहा है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, काउंट कर दो। ए तक कितने लोग हैं, इंक्लूडिंग ए 18 लोग हैं। इनके बीच में 6 2 12 लोग हैं, लेकिन सी को भी तो काउंट करना है। इंक्लूडिंग बी कितने लोग हैं आपके पास, 17 लोग हैं। तो यहां से देखो 18 और 18 आपके पास 36 आ गया, 18 और 18 36 आ गया। इसके अंदर आप ऐड कर दोगे 12, तो कुल मिलाकर के जो आपका रिजल्ट है वो क्या निकल के आएगा, 48, ठीक है। थोड़ा सा आसान भाषा में इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं कि चीजें, अपना प्राइम उद्देश्य पहला तो ये था कि इसको हम अंडरस्टैंड करें। बाहर की कुछ नॉइज आ रही है, तो एक बार इसका मैं समाधान कर देता हूं थोड़ा सा, कि कुछ तो कम हो। देखो, फिर से बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना, मामला बड़ा ही आसान है। क्या करना आपको, ए 18वें नंबर पर है, तो इसका मतलब इंक्लूडिंग ए कितने लोग हो गए भाई, 18 हो गए। बी आखिर से 16वें स्थान पर है, इंक्लूडिंग बी कितने हो गए, 16 लोग हो गए। आपका जो सी है वो कौन से नंबर पर है, 25 नंबर पर है। इसका मतलब ये 25 नंबर के ऊपर है। 18 में अगर मैं 7 जोड़ देता हूं तो मेरा 25 आता है। तो इसका मतलब इस ए के बीच में और इस सी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, यहां पर 6। तो सेम इधर भी 6 लोग बैठे हुए होंगे। तो अब आपको जस्ट क्या करना था, यहां पर एडिशन, कि भाई 18 लोग ये हो गए, और 16 के बाद आपके पास एक ये निकल के आ गया, इंक्लूडिंग ये था ना, 18 और 16, 18 ये हो गया, 16 ये हो गया, 6 6 12 और एक आपके पास 13 हो गया, 17 1 2 3 और एक 4। अच्छा, पीछे हमने गलत कर दिया था क्या, चलो देख लेना भाई इसको, बैक साइड के अंदर जो सॉल्यूशन किया था हो सकता है वो गलत कर दिया हो काउंटिंग के अंदर। 18वें स्थान के ऊपर है, वो 16वें स्थान पर है, इंक्लूडिंग इतने लोग आ गए, ये इनके जस्ट बीच में है। 18 और 7 आपका 25 होता है, तो बीच में 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 6 12, ठीक है भाई, 47 इसका कर देना, ठीक है। अभी तक क्या हम लोग सारे की सारे लेक्चर्स ले रहे थे वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर चल रहे थे। डिजिटल बोर्ड के अंदर कुछ कुछ इश्यूज आएंगे, लेकिन हैबिचुअल हो जाएंगे 2-3 क्लासेस के अंदर, तो अभी तो चलने दो जैसा भी है। कई बच्चे क्या क्रांतिकारी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। देखो, ट्रेन में एक आदमी ने ध्यान दिया कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है यदि अगल बगल के प्रत्येक 2 पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर है, तो ट्रेन किस गति से गतिमान है। बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, क्या कह रहा है कि एक आदमी है, ट्रेन में बैठा हुआ है, और वो क्या करता है, 1 मिनट के अंदर 21 टेलीफोन पोस्ट है उनको काउंट कर लेता है। मतलब जैसे यहां ट्रेन पहुंची, एक टेलीफोन पोस्ट लगा था, फिर अगला आया, उससे अगला आया, अगला आया, अगला आया, तो कुल मिला करके 21 उसने काउंट कर लिए। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना यहां पर बात का। मुझे एक बात बताओ, अगर वो एक ही टेलीफोन पोस्ट काउंट करता तो कितनी दूरी होती, उसने कितनी दूरी कवर की, तो आप कहोगे एक ही काउंट किया है, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। हो सकता है जहां ट्रेन है वहीं से उसने काउंट करना स्टार्ट किया हो, तो इसमें तो कोई टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब एक पोस्ट को काउंट करने में टाइम नहीं लगता। अगर मैं कहूं 2 पोस्ट है, टेलीफोन के 2 पोस्ट लगे हुए हैं, तो कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे कि ट्रेन यहां थी, 2 के बीच की दूरी 50 है, तो सीधे सीधे उसने कोई पर्टिकुलर टाइम लिया,
तो जब 2 टेलीफोन पोस्ट को काउंट करता है वो, तो एक्चुअल में कितनी दूरी तय कर लेता है, तो आप कहेंगे 50 मीटर। चलो, अगर 3 टेलीफोन पोस्ट काउंट करता, तो एक तो वो होगा जहां से हमने काउंटिंग स्टार्ट की है, यहां के बाद 1, फिर उसके बाद 1, तो आप कहोगे यहां से तो उसने काउंट करना स्टार्ट ही किया था, उसके बाद आपका 1 हो गया, उसके बाद फिर से आपके पास 1 हो गया। तो जब वो 3 टेलीफोन पोस्ट काउंट करेगा तो उनके बीच की दूरी 50 और 50 कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। मैं कहूं कि अगर वो 4 काउंट करे, तो एक तो स्टार्टिंग का जहां से बात शुरू हुई है, उसके बाद 1, 2 और ये आपके पास क्या हो गया, 1 और 50 मीटर। तो बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, एक टेलीफोन पोस्ट को काउंट करने का तो कोई सीन ही नहीं होता है डिस्टेंस के नाम पर। सीधे सीधे आप क्या लिख दोगे भाई, एक आपको दे रखा है यहां पर, तो यहां से तो उसने शुरुआत की थी। 2 टेलीफोन पोस्ट को काउंट करता है तो वो दूरी कवर करता है कितनी, 1 गैप इनके बीच मेंटेन है, और गैप कितने मीटर का है, 50 मीटर का। जब वो 3 को काउंट करता है, 3 को काउंट करता है तो बीच में उसके पास 2 गैप होते हैं, हर एक गैप आपका 50 मीटर का। ऐसे ही अगर वो 4 पोस्ट को काउंट करेगा तो बीच में कितने गैप बनते हैं आपके पास, 3, और हर एक गैप कितना आपका 50 मीटर का। अगर मैं यहां से आपको कहूं कि हम एक कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं कि उसने n पोस्ट काउंट किए, n पोस्ट काउंट किए, तो उनके बीच का गैप कितना होगा, n-1, और इस गैप को, हर एक गैप को कितनी दूरी में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आप कहेंगे 50 मीटर में। तो असल में देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट आपका वो यही वाला है। चलो हम लोग अब क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये सवाल हम एग्जाम में कैसे डील करते हैं। देखना जरा, कितने पोस्ट काउंट किए हैं भाई उसने, 1 मिनट में 21, तो गैप कितने हो गए भाई, 20 आपके पास गैप हो गए। एक गैप कितने का है आपका, 50 मीटर का। तो ये उसने चली है डिस्टेंस। स्पीड आपको फाइंड करनी है, तो आपको एक आसान सी बात पता है कि स्पीड इक्वल्स टू में आपका होता है डिस्टेंस अपॉन के अंदर टाइम। डिस्टेंस लिख लिया, नीचे टाइम लिखोगे तो टाइम कितना आपका, 1 मिनट। अब स्पीड जो दे रखी है वो किसके अंदर दे रखी है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो मैं क्या करूं, इसमें 60 का डिवीजन कर दूं, डिवीजन करेंगे तो 60 आपका चला जाएगा ऊपर। मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो नीचे इसको हटाने के लिए नीचे हम लोग 1000 का डिवीजन कर देंगे। सोल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 गुणा 2 10 से ये वाला पार्ट खत्म। तो फाइनली यहां पर जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया वो कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एग्जाम हॉल के अंदर अगर कोई बच्चा और भी ज्यादा सुधार करना चाहता है कि नहीं सर, तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हर बच्चा ठीक कमांड कर सकता है, तो उस केस के अंदर आप एग्जाम में क्या करते हैं, 21 पोस्ट हैं, 20 आपके पास गैप होंगे, हर एक गैप आपका 50 मीटर का है, तो 50 गुणा में 20 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1000। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 मीटर को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूरी आ गई। टाइम कितना लगा आपका, 1 मिनट। 1 मिनट को घंटे में बदलोगे तो इसके अपोन में क्या आएगा, 1/60, और ये 60 ऊपर चला जाएगा तो आपकी यहां से जो स्पीड है वो मेंटेन हो जाएगी कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। और जिस बच्चे की ठीक ठीक कैलकुलेशन होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही सवाल वो करें, लेकिन जिस भी किसी सवाल का डेटा अगर आपके पास आसान है तो आप उसे माइंड में भी डील कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा, लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से रीड करो, लैंग्वेज आपकी क्या कहती है, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं फिर हम अपने सवाल को। देखो इसने आपको क्या कहा कि एक निरीक्षक है, एक इंस्पेक्टर है, निरीक्षक 0.08% मीटरों को, 1 मिनट भाई, 0.08% मीटरों को खराब होने के कारण रद्द कर देता है। 2 मीटरों को रद्द करने के लिए कितने मीटरों का परीक्षण करेगा। एक आसान भाषा में पहले तो सवाल को समझो। एक इंस्पेक्टर है, वो क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है इन सारी की सारी चीजों को कि सही है या गलत है, क्या सीन है इनका।
तो वो क्या करता है कि जितना भी मेजरमेंट लेगा उसका वो क्या करेगा, 0.08% क्या कर देगा, रद्द कर देगा। भाई ये खराब है, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि 2 मीटरों को रद्द करना है, 2 मीटर कपड़े को रद्द करना है मान लो, तो कितना मेजर करना होगा। तो बात वैसे आपको इजी वे में समझ आ गई होगी। क्या करते आप, सीधे सीधे आप कहते कि भाई इंस्पेक्टर ने x मीटर कपड़े का मेजरमेंट किया, जितना भी मेजरमेंट करेगा उसका 0.08% परसेंट को क्या लिख दूं, अपॉन में 100, इतना वो यहां पर क्या कर देगा, रद्द कर देगा। असल में हमारा कपड़ा कितना रद्द हुआ है, 2 मीटर, तो इक्वल्स टू में हमने क्या लिख दिया यहां पर, 2 मीटर। चलो सोल्व कर लें। सोल्व करोगे तो क्या करें, पॉइंट हटाना है, तो मैं लेफ्ट और राइट साइड में 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन गया आपके पास 200। 8 का डिवीजन करोगे 200 के अंदर तो कितनी बार हो जाएगा, 25 बार। x की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, तो 25 गुणा में 100, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 2500 मीटर। सवाल में वैसे कोई दम था नहीं, एक नॉर्मल सी बात है। कई बार क्या होता है कि हम जो रेफरेंस बुक्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं उनमें इस टाइप के सवाल आपको नहीं मिलते। एकदम इजी है, वेरी इजी कैटेगरी का है, लेकिन फिर भी कई बच्चे सोच जाते हैं कि यार ये इस कैसे ऑब्जर्व कर रहा होगा, क्या रद्द कर रहा होगा। तो आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। 2500 अपना यहां से रिजल्ट आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले सवाल पर आना। लैंग्वेज को रीड करो भाई। देखो क्या कहा, एक घन के आयतन तथा उस घन के अंदर समा जाने वाले सबसे बड़े गोले के आयतन का अनुपात होगा। आपको क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टू दैट ऑफ द बिगेस्ट स्पेयर विच विल फिट इनसाइड द क्यूब। तो इसको पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअल में अपना सवाल क्या है। तो ये क्या कह रहा है, आपके पास एक क्यूब है, उसके अंदर आपको क्या रखना है, एक बड़े से बड़ा गोला। आपके पास एक घन है, उसमें बड़े से बड़ा आपको गोला रखना है, या फिर एक क्यूब है उसके अंदर बड़े से बड़ी साइज का आपको एक स्पेयर रखना है। तो यहां पर जब वो रखोगे तो क्यूब भी आपका हर साइड से एक जैसा होता है, स्पेयर भी आपका हर साइड से, जैसी वो शेप है उस हिसाब से वो हर तरफ से एक जैसा होता है। तो मैक्सिमम साइज का रखोगे तो वो क्या करेगा, टच करेगा सारी की सारी सरफेसेज को। क्या करते भाई, पहले तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना जरा। मैं एक क्यूब बनाता हूं, हालांकि शेप आपकी 3D की है, लेकिन 2D के अंदर इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये हमने यहां पर बना लिया एक अपना क्यूब। क्यूब के अंदर हमें रखना है एक बड़ी से बड़ी शेप का स्पेयर। तो जब आप स्पेयर रखोगे तो देखो ये ऊपर वाली सरफेस है, इसको मैं मान लेता हूं यहां टच कर रहा है, नीचे वाले को यहां कर रहा है। इसको मिला दोगे, लेफ्ट में भी वो टच करेगा, राइट में भी करेगा, फ्रंट में भी करेगा, बैक में भी करेगा। तो कुल मिलाकर के मेरा ये इस टाइप का यहां पर बन गया। इसे थोड़ा और उलझा दोगे वैसे तो अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। जैसे मैं इसको 3D में बनाऊं स्पेयर को, तो ये कुछ ऐसा सा मेरा दिखेगा। अब चैलेंजिंग है डायग्राम, बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। देखो ये अपना क्यूब है, ऊपर भी टच करेगा, नीचे भी टच करेगा। तो ऑल ओवर जो हमारा यहां से कंक्लूजन है वो क्या निकला कि भाई यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है, ऊपर भी टच किया, नीचे भी टच किया, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, असल में देखा जाए तो ये आपकी क्या होती है, क्यूब की साइड लिखा जा सकता है। अगर ये क्यूब की साइड है तो यहां से यहां स्पेयर के लिए किसका काम करेगा, डायमीटर का, कि ये भी आपका आर है, ये भी आपके पास क्या है, आर। तो मैं ये कह सकता हूं जो मेरी ए की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है किसके लिए, 2r के लिए। यही आपको बस यहां पर ध्यान रखना था। ये बात जिस भी बच्चे के अंडरस्टैंडिंग में है उसके लिए इस सवाल में कोई खास बात है नहीं कि वो ना कर पाए। देखो क्या कंक्लूजन निकला कि क्यूब है इस टाइप का, उसमें आपने स्पेयर बनाया, वो ऊपर भी टच कर रहा है, वो नीचे भी टच कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से यहां तक की जो दूरी है असल में तो वो क्यूब की साइड है, और वैसे देखोगे तो वो क्या आपकी स्पेयर की रेडियस है। तो मैं स्पेयर का डायमीटर है, तो मैं स्पेयर की रेडियस क्या मान लेता हूं, 1। तो डायमीटर क्या हो जाएगा मेरा, 1 और 1 2। तो मैंने क्या मान लिया, मेरा जो स्पेयर है उसकी जो रेडियस है वो 1 है। इसकी रेडियस 1 है तो इसका जो डायमीटर है वो 2 होगा,
और ये जो डायमीटर है असल में देखा जाए यही आपका क्या होगा, क्यूब की साइड लिखा जा सकता है। चलो भाई सोल्व कर देते हैं। इतनी अगर आपके पास यहां पर इमेजिनेशन है तो फिर इस सवाल में कुछ खास था नहीं। कैसे, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो लिखना आपको। किसका, घन का। घन का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब जो आपका होता है, क्यूब का वॉल्यूम आप लिखते हैं v इक्वल्स टू में साइड का क्यूब, और जो आपके पास स्पेयर होता है उसका वॉल्यूम आप लिखते हैं 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। चलो रख देते हैं एक करके वैल्यू। क्या करोगे, 2 रखोगे, 2 का क्यूब तो सीधे सीधे 8 हो गया। एग्जाम में असल में देखा जाए तो ये सवाल आपका यहां से स्टार्ट होना चाहिए, यहां से आप स्टार्ट करते, साइड आपके पास 2 है, 2 का क्यूब 8 हो गया। अब अगला रख लो, तो अगले का क्या होगा 4/3 पाई, रेडियस कितनी 1, रेडियस अगर आपके पास 1 है तो 1 का क्यूब आपका 1 होगा। 4 से इसे कैंसिल आउट कर दोगे, 2 बार आ गया। इस 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे यहां पर, तो फाइनली जो रेशियो है वो कितना बन के आया 6:पाई। ये आपका रिजल्ट हो गया। इसके अलावा हम जितना भी काम कर रहे हैं ये सारा का सारा आपका अनवांटेड काम होता है, एग्जाम हॉल में करने की नीड नहीं है। ये आपका बेसिक सा वो पार्ट होता है कि इमेजिनेशन अगर आप प्रॉपर मैनर में कराते हैं सॉल्यूशन यहीं जाकर के खत्म हो जाएगा। तो कुछ बच्चों को ऐसा लग जाता है इस टाइप से कि सर इतना डिटेल में क्यों करते हो। देखो ऐसा है कि आपने कुछ चीजें सीख ली हैं, लेकिन क्या हर बच्चे को आता होगा, तो इसलिए क्या करते हैं उस चीज को थोड़ा सा डिटेल में करवाने का प्रयास करते हैं कि बच्चा वहां से कई सारी चीजों को सीख पाए, और वो भी अच्छे तरीके से। एक फाइनल अप्रोच ये है कि जिस भी बच्चे का बेसिक यहां से ठीक है तो वो क्या प्रयास करें, इस एग्जाम अप्रोच को टारगेट करें। एग्जाम अप्रोच को टारगेट करेंगे तो आपका टाइम भी बचना स्टार्ट होगा। तो मान लो एग्जामिनर ने कोई नए टाइप का एक्सपेरिमेंट किया है तो कैसे डील करेंगे, टाइम बचाना पड़ेगा उसके लिए। चलो भाई, मुझे उम्मीद है आपको यहां तक बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। देखना जरा, एक सवाल और दिया है इसने आपको, क्या कहा है, रीड करना लैंग्वेज को। इसने कहा कि एक वर्ग के अंतर्गत तथा बहिर्वृत्त के क्षेत्रफल का, एक वर्ग के अंतर्वृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। What is the ratio of the areas of inscribed and circumscribed circles of a square? पहले तो इसी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अंतर्वृत्त और आपका बहिर्वृत्त होता क्या है। तो मैंने क्या किया है, यहां पर एक बनाया स्क्वायर। पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करो, मैंने एक यहां पर बनाया है स्क्वायर। इस स्क्वायर के अंदर जो आप सर्कल बनाएंगे, इस स्क्वायर के अंदर जो सर्कल बनाएंगे, और वो कैसा, मैक्सिमम साइज का। मैक्सिमम साइज का अगर आपके पास सर्कल है तो वो क्या होगा, इसकी सारी की सारी चारों की चारों साइड्स को क्या करेगा, टच करेगा। यही जो आपका होता है इसी को हम लोग अंतर्वृत्त कहते हैं, या फिर इनस्क्राइब्ड आपका सर्कल। फिर आपका परिवृत्त क्या होता है, तो इस बात को भी थोड़ा देखना। परिवृत्त क्या होता है कि आप इसके जो वर्टेसेस हैं, इसके जो आपके पास शीर्ष होते हैं, इनसे गुजार करके आप एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये वाला जो आपका सर्कल होता है इसको हम लोग कहते हैं यहां पर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल या फिर बहिर्वृत्त। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया दोनों का। अब खेल क्या है, उस खेल को देखो कि एग्जाम के अंदर कैसे डील करते। ये दिख जाएगा मेरे ख्याल से येलो कलर, चलो देखते हैं। ये हमने इसका मान लिया है सेंटर, येलो नहीं दिख रहा है तो देखो, ये सेंटर मान लिया। अब डील करने के क्या तरीके हैं भाई, इसको अगर मैं इससे मिला देता हूं तो मेरे सर्कल की ये छोटे वाले की क्या है, रेडियस। अगर मैं ऐसे मिला देता हूं तो ये मेरे छोटे सर्कल की रेडियस है। अगर मैं इस रेडियस को 1 लेता हूं तो मेरी ये वैल्यू भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, और ये वाली वैल्यू भी मेरी 1 होगी। इसको मैंने क्या किया, यहां से यहां मिला दिया। 1 और 1 की वजह से ये कितना निकल के आ जाएगा, √2 लिखा जा सकता है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि छोटे वाले जो सर्कल की रेडियस है, अगर मैं इसकी बात करूं, जो मेरे पास अंतर्वृत्त है, इसकी रेडियस मैंने स्मॉल r मान ली, वो क्या निकल के आई मेरे पास 1। बाहर वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस मैं मान लेता हूं कैपिटल R, जो कि आपकी कितनी निकल के आई है, √2 लिखा जा सकता है। अब एग्जाम हॉल में
ये वाली बात अगर आपने पकड़ ली कि इस कॉर्नर के ऊपर एक आप स्क्वायर क्रिएट करेंगे, उसके बेसिस पर आप अपना रिजल्ट निकालेंगे। तो जिस बच्चे को ये सारा काम करना आता है, मेरे ख्याल से उसको डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आप डायग्राम बनाएं। कई बार बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको पूरे को ए लेते हैं, फिर इस पूरी की पूरी को a√2 लेते हैं। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। करने को आप ऐसे भी कर सकते थे, चलो इतनी डायमेंशन हो ही गई है तो एक डायमेंशन और समझ लो। करने को आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको इससे मिला दो, मिला दिया। अगर मैं इसको a मानता हूं, पूरी की पूरी साइड को a मानता हूं, तो मेरी ये पूरी की पूरी जो लाइन है, कहां से कहां, ये वाली जो मेरी पूरी की पूरी लाइन है, इस लाइन की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास a√2 लिखा जा सकता है। अब देखना जरा, इस सर्कल का डायमीटर a हो गया और बड़े वाले सर्कल का डायमीटर क्या हो गया, a√2। अब आपका बेसिक ठीक है, तो आप ये बात भी कह सकते हैं कि भाई जो रेशियो आपका डायमीटर 1 और डायमीटर 2 का होता है, वही रेशियो आपका रेडियस 1 और रेडियस 2 का भी होता है, लिखा जा सकता है। तो घूम फिर करके बात वहीं आ सकती है। आसान डायग्राम आपका ये वाला होता है, सीधे सीधे आप इसको इससे मिलाते हैं और इसके बेसिस पर डील करते हैं। चलो इतनी कहानी हो गई। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, हर बच्चे को ही पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू में हम लोग लिखते हैं पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर। लिखा, क्या कह रहा है, अंदर वाले की रेडियस, तो देखो पाई इंटू में अंदर वाले की रेडियस 1, 1 का स्क्वायर 1, रेशियो पाई इंटू में बाहर वाले की रेडियस √2 का स्क्वायर लिखोगे 2। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, रेशियो में क्या आ जाएगा 1:2। मेरे ख्याल से इस टाइप की जितनी भी बातें पूछी जानी है आपको, मैं बस आपका वो दूर करना चाह रहा हूं कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, इनकी ट्रिक रट लेते हैं कि जब भी ऐसा होगा 1:2 लिखा जाएगा, जब भी ऐसा होगा इसका और इसका स्क्वायर करेंगे। ये सब करने की नीड नहीं है, एक अप्रोच को पकड़ने का प्रयास करो। अब जिन बच्चों ने मान लो ये वाली अप्रोच पकड़ ली है, तो मेरे ख्याल से वो कैसे डील कर सकते हो इस सवाल को, एग्जाम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि आप एग्जाम में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे डील करते। देखना, आपने क्या किया, बात को इमेजिन किया कि भाई यहां पर जो सर्कल एक स्क्वायर बना, उसमें सर्कल बना, बाहर सर्कल बना, छोटे वाले की रेडियस 1 ले ली, तो ये दूरी भी आपकी 1, इधर वाली दूरी भी, ये भी आपकी 1, ये भी 1। बड़े वाले की रेडियस क्या होती है, यहां पर बनी रहती है इस टाइप से, तो ये 1 है, तो ये √2 है। एरिया सर्कल का πr² होता है। हमें किसका निकालना है, अंतर्वृत्त और बहिर्वृत्त का। रेशियो जब आप लेंगे तो पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, उसकी रेडियस √2 है तो √2 का स्क्वायर 2, ये लिखा जा सकता है। तो असल में खेल कितना सा था आपका, उसने रेशियो क्या है इसी पैटर्न में नहीं दिए हैं। तो अगर देखो यहां पर आंसर तो ये होगा। एग्जामिनर कई बार ऐसी भी चालाकी कर देता है कि एक ऑप्शन उसने दे दिया √2 रेशियो में 1, एक ऑप्शन अगर उसने दे दिया है 1 रेशियो में √2, तो उस केस में आप किसको हिट करेंगे भाई। तो देखो जो पैटर्न पूछने का होता है उसी पैटर्न को हिट करेंगे कि अंतर्वृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, इनस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड जो आपके सर्कल हैं उनके एरिया का रेशियो क्या निकल के आया 1 रेशियो में √2। लेकिन वहां पर आपको ऐसा कोई और रेशियो दिख नहीं रहा है, तो वहां पर क्या हिट करेंगे भाई कि यह चाहे पहले लिखे बाद में लिखे कुछ दे ही नहीं रखा है, तो उस केस में आप इसे हिट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे चलें फिर अगले सवाल पर। देखना जरा क्या दिया है भैया आपको, लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से रीड करना। लैंग्वेज को रीड करो प्रॉपर तरीके से। और आज की क्लास के बाद, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूं। आज की क्लास के बाद रीजन ये है कि आप अपने सजेशंस जरूर दें, सजेशंस जरूर दें। किस टाइप की कि अब हम लोग जितनी भी क्लासेस लेंगे वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी, डिजिटल बोर्ड पर होंगी। डे बाय डे इसमें कई सारे और सुधार होंगे कि जैसे आज अपना 3D का जो सवाल था, तो मैं प्रयास करूंगा कि साथ साथ में स्लाइड आपके सामने रखता जाऊं। वो स्लाइड रहेंगी तो समझने में बेहतर होगा।
फिर उस जगह के ऊपर क्या होता है कि बार बार कलर को चेंज करते हैं, तो कलर हमारे पास लिमिटेड ही रहते हैं और मेनली 2 ही कलर हम लोग काम में लेते थे, वहां पर कई बार 3 ले लेते थे। लेकिन कई बार डायग्राम जब कॉम्प्लेक्स होते हैं तो नंबर ऑफ कलर्स का हमें ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो आपको ये सजेशन देने हैं कि इसके अंदर हम लोग और क्या सुधार करें। आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, डिजिटल बोर्ड की जो क्लासेस हैं उसके अंदर कुछ ठीक लग रहा है। ये मत सोचना कि सर कई बार आप पहले राइटिंग सुंदर आती थी अब सुंदर नहीं आ रही है, वो सुधार कर देंगे, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के जो भी कुछ सुधार लगते हैं तो वो कमेंट करके भी आप बताएं। चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखना क्या कहा, P अपॉन Q इक्वल्स टू में 3/11। तो ऐसे सवालों में सीधे सीधे P की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू 11 मान लो। क्या पूछा, 22P माइनस 34Q अपॉन में 33P माइनस 33Q। तो क्या बताया था, सीधे सीधे P और Q की वैल्यू रख दो। P की वैल्यू 3 रखोगे तो 22 गुणा में P, तो 22 गुणा 3 कितना हो गया 66। अपोन में सीधे ही इसकी जगह भी P है तो 33 गुणा 3 कितना हो गया आपके पास 99, रख दी वैल्यू। माइनस Q की वैल्यू 11 तो 34 इंटू 11, 34, 11 गुणा 4 44, 11 3 33 और 4 आपके पास कितना आ गया 37, लिखा। माइनस 3 इंटू में Q आपको लिखना है, Q की वैल्यू आपके पास 11 है, 11 गुणा में 3 आपने लिख लिया 33। चलो इसे हम लोग यहां पर कर देते हैं सोल्व। देखो इसमें से इसको लेस करोगे तो 6 आपके पास बचेगा 8, फिर ये 6 और 1 7 हो जाएगा 0 और ये आपके पास बचेगा 3, 308। 99 में से 33 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 66। तो किसी से कट रहा है क्या, जैसे नीचे 3 बना रहा है, 3 बना रहा है इसका मतलब 22 से कटा होगा। 22 से आपने कैंसिल आउट किया 3 बार, इसमें डिवीजन करोगे 1 बार डिवीजन चला गया 8 बचा और 22 4 आपके पास कितना हो गया 88। और एक ध्यान रखना ये वैल्यू आपकी कैसे क्रिएट हुई थी माइनस की, तो फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो नेगेटिव निकल के आएगा और वो रिजल्ट क्या हो गया आपका -14/3। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। कैटेगरी कैसी है इस सवाल की, इजी है, बस पूछा गया है तो हर सवाल को हमें शामिल करते हुए चलना पड़ेगा। अपना उद्देश्य ये वाला नहीं रहता है। इस सवाल को भाई स्टार मार्क कर देना, बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहा, एक मल्टीप्लाई आपको दे रखा है, गुणनफल है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ये चलता जा रहा है कहां तक 50। आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 कितनी बार आएगा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जैसे आपको ये सीरीज दे दी, मैं ये एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, 1 गुणा 2 गुणा 3, फिर इसका सोर्स भी बताऊंगा कि अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो कौन सा चैप्टर देखें। आपको सिर्फ इतना ही कहता कि भाई इसका हम लोग मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई भी किस टाइप का, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको सारे के सारे प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना होता है, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे, एक को ब्रेक करने की नीड नहीं है, प्राइम है, ये आपका प्राइम है, इसको क्या लिखोगे 2 इंटू में 2 लिखोगे। ये आपका 5 प्राइम नंबर है, ये 6 को क्या लिखोगे 2 गुणा में 3 लिखोगे। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो सब में रहता ही है, 2 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 2 की पावर कितनी हो गई 4। इनटू में देखना 3 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार, 3 का हो गया स्क्वायर, फिर आपके पास 5 है, इसके अलावा कुछ बचा, तो ये आपका क्या कहलाता है यहां से प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट बात यही है, एक तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक, अब अगर हम लोग इस सवाल के अंदर 2 आपके जो है वो कितनी बार निकल के आए हैं, 2 हमारे निकल के आए हैं 4 बार। अगर मैं यहां पर काउंट करता इस बात को कि 2 काउंट करने हैं, तो जब भी सीरीज आपकी लगातार मल्टीप्लाई में चलती है, एक तरीका तो ये है कि 2 फिर 4 को 2 का स्क्वायर, फिर 6 2 इंटू 3, 8 को 2 का क्यूब, 10 को 2 इंटू 5 ऐसे लिखो। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे 50 तक काउंट कर लेंगे? या तो 50 ही एग्जाम के अंदर कल को 100 तक दे देगा। तो इसका मतलब यह है कि एक एक करके तो काउंट नहीं किया जाता। तो फिर क्या करते हो, फिर एक तरीका है आपका डिवीजन मेथड, कि 6 तक, 1 से लेकर 6 तक की कैलकुलेशन में 6 तक के अंदर 2 कितनी बार आएगा, तो इसमें 2 का भाग 2 का भाग दोगे तो 3 आपको क्या मिलेंगे, डायरेक्ट 2 के मल्टीपल। आप कहोगे कि कौन से हैं वो सर,
3 2 के मल्टीपल, एक ये हो गया, एक इसमें ये हो गया, एक इसके अंदर हो गया, ये 2 के डायरेक्ट मल्टीपल है। फिर इसमें 2 का भाग और आपने दिया तो कितनी बार आपका डिवीजन हो गया, एक बार हो गया। तो इसका मतलब एक ऐसा मल्टीपल है जो किसका, आपका 2 इंटू में 2 का, एक मल्टीपल आपका 2 गुणा 2 का है। कौन सा है भाई आप, तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर एक मल्टीपल 2 गुणा 2 ये वाला जो 4 है, इसका हमने 1 2 काउंट कर लिया है, एक बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर के लास्ट में क्या करना होता है, इन सब को क्या कर देते हो आप, ऐड कर देते हो कि 3 मल्टीपल आपके पास ये थे, एक आपके पास ये था, तो कुल मिलाकर के 4 मल्टीपल हो गए। 3 मल्टीपल हैं, 2 डायरेक्ट के, एक ये है, इसका एक 2 हमने ले लिया, इसका एक 2 ले लिया, तो 3 तो ये हो गए। इसके अलावा 2 का और भाग दोगे तो एक मल्टीपल 2 इंटू 2 का है, तो ये आपका निकल के आता है। अब इसका और बेसिक मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हुआ होगा हर बच्चे का, तो मैंने क्या कर रखा, उसी रेलवे की सीरीज के अंदर नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाया है। नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो फैक्टर्स नाम से या नंबर ऑफ फैक्टर्स नाम से आप सर्च करेंगे, या सिर्फ फैक्टर्स बाय वासु सर्च आप सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखना, तो बेसिक वहां से क्लियर होगा। अब मैं इस सवाल का सॉल्यूशन आपको करवा देता हूं। मैंने प्रयास किया है कि वो पूरी की पूरी बात मैं आपको समझा ले जाऊं, देखना, यहां से बात को अंडरस्टैंड करना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, 50 के अंदर अगर आप काउंट करते हैं 2 के कितने मल्टीपल हैं डायरेक्ट वाले, तो 2 का डिवीजन करोगे तो मल्टीपल मिलेंगे आपको कितने, 25। फिर अगर मैं फिर 2 का भाग देता हूं तो मेरा डिवीजन 12 बार चला जाता है, ये असल में 4 के मल्टीपल है, तो इनका भी एक 2 बचा हुआ है, उसको काउंट कर लिया। फिर अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो भाग जाता है 6 बार, ये 2 गुणा 2 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 8 के मल्टीपल है। जैसे 50 तक कौन आएगा, 8 16 32 और 8 5 40, 8 6 48, कितने निकल के आए आपके, 6 बार, 8 6 48। फिर 2 का भाग दे देंगे तो ये 32 के मल्टीपल है, ये कितने हैं, 16 के मल्टीपल है 3, कौन कौन से, 16 32 48। फिर भी 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, एक बार, तो ये मल्टीपल क्या है, 32 के, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होता है इसका लॉजिक। ठीक है, एक बार आपको लॉजिक पकड़ में आ गया तो इस सीरीज में कितने 3 के मल्टीपल हैं, कितने 5 के हैं, कितने 10 के हैं, 7 के सारे आप यहां पर लिख सकते हैं। क्या काउंट करना था, इन्हीं के। 25 आपके 2 के मल्टीपल, ये 4 के, ये 8 के, ये 16 के, 32 के, ऐड कर दो। 6 3 9 10, 10 और 12 22, 22 में 25 जोड़ दोगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा भाई, 47। ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे काउंट करते हैं, 50 दे रखा है, 50 में 2 का भाग दे दिया, 25 आ गया। 25 में 2 का 12 बार, 12 में 2 का भाग दोगे 6 बार, 6 में 3 बार, इसमें 3 में दोगे 1 बार, और इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये एग्जाम अप्रोच बेहतर है। ये कब कर पाते हैं आप, जब आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो स्पीड पकड़ना तो दूर की बात, क्वेश्चन ही डील नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा प्रयास ये रहता है कि आपको हर एक चीज में डिटेल में पहले एक्सप्लेन करूं। टाइम लगता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या फर्क पड़ जाएगा कि जो चीजें 40 मिनट में कवर हो जानी चाहिए थी, मैंने उसे 50 मिनट में कवर करवाया, क्योंकि मुझे 2 चीजें बतानी थी कि क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे डील करेंगे, और दूसरी ये बात कि उसे अंडरस्टैंड कैसे किया जाएगा। और हर बच्चे को साथ में भी लेना पड़ता है, हर लेवल के बच्चे इनको देखते हैं। कोई ऐसा भी बच्चा जिसका बेसिक बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ ऐसे भी बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, सबको साथ भी लेकर के चलना है। तो कई सारे चैलेंजेस होते हैं टीचर के सामने भी, तो कोई समस्या नहीं है, 40 मिनट की चीज 50 मिनट में भी सीख लेंगे तो क्या, दिन में बहुत टाइम होता है। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को जरा रीड करना, मजेदार सवाल है, रीजनिंग का, हालांकि देख लो। फिर भी देखो क्या कहा कि एक व्यक्ति योग कर रहा है, उसका सिर नीचे और पांव ऊपर है, उसका मुंह पश्चिम की ओर है और उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो पहले तो मार्किंग करो मैप पर जो होती है, ये आपका नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, ये मैप पर लिखा जाता है ईस्ट, और ये मैप पर लिखा जाता है वेस्ट। चलो, ये आदमी आपका योग कर रहा है और इसका मुंह किस साइड के अंदर है, पांव तो इसने ऊपर कर लिए, बाबा रामदेव से इंस्पायर है ये,
पांव ऊपर कर रखे हैं, सर उसका नीचे की तरफ है जमीन पर, और मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब ये उल्टा है और ये देख किस तरफ रहा है, इस हिसाब से होगा, इस हिसाब से इसने क्या कर रखा होगा, अपना मामला ये कर रखा होगा। अब ये कर रहा है मान लो योग, ठीक है, ये वो आदमी हो गया। जमीन के ऊपर ये क्या है, नीचे चटाई बिछा रखी होगी इसने, और यहां पर सर ऊपर करके योग कर रहा है। चलो अब आगे की बात करते हैं। मुंह इसका हो गया पश्चिम के अंदर। अब पश्चिम के अंदर करोगे तो ये इस आदमी का क्या है, राइट हैंड, ठीक है। अब ये सारा का सारा फील क्या करना आपको, जमीन के ऊपर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सर के जस्ट बैक साइड में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इसका क्या है, ईस्ट के अंदर, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है इसका, ये वाला इसका राइट हैंड है। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करने का प्रयास करें। हालांकि इमेजिनेशन होगी तभी आप डायग्राम से रिलेट करवा पाएंगे। तुरंत कह देंगे भाई उसका बाएं हाथ किस तरफ है, तो मैं कह दूंगा नॉर्थ में। इसको इमेजिन करने का प्रयास करें, ठीक है। इमेजिन नहीं करोगे तो समस्या होगी। तो जिस तरफ आदमी देख रहा है वो पश्चिम है, ये वाला हिस्सा उसका उत्तर दिशा में है, उसका राइट हैंड आप देखोगे तो किस में आएगा, साउथ की तरफ, और उसका लेफ्ट हैंड देखोगे तो नॉर्थ की तरफ। बस खेल इतना सा था, ये इमेजिनेशन है आपकी। एक बार कर ले गए मामला बड़ा ही आसान है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ हम लोग यहां से मूव करते हैं। लैंग्वेज को रीड करना, आसान सा सवाल है। क्या कहा है इसने, आपको ये कहा कि एक आदमी जो है, सॉरी एक बल्लेबाज ने अपनी 20वीं पारी में 110 रन बनाए हैं। उसने औसत में 4 की बढ़त होगी। 20वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो इसको क्या कर ले हम लोग, टोटल रन से कर देते हैं कि भाई पहले उसने जितनी भी इनिंग्स खेली, 19 खेली होंगी पहले, उसने पहले 19 इनिंग्स प्ले कर ली हैं। हर एक इनिंग्स का एवरेज उसका कितना है, x। फिर उसने 20वीं पारी खेली, 20वीं पारी में उसने स्कोर किया 110 रन। अब अगर मैं इस 20 इनिंग्स का एक साथ एवरेज निकालूं, सॉरी एक साथ टोटल निकालूं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 20 गुना में उसका एवरेज पहले से 4 बढ़ गया, तो एवरेज कितना हो गया, x+4। कर दो एवरेज को नंबर ऑफ इनिंग्स से मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाएगा यहां पर रिजल्ट। चलो सोल्व करते हैं। ये आपके पास 20x है, ये 19x है, राइट में भेजोगे लेस हो जाएगा, तो यहां बचेगा सिर्फ x। वो 20 गुना 4 80 है, वो इधर आ जाएगा। 110 में से 80 को लेस करोगे तो आपके पास कितना मेंटेन होगा, 30 मेंटेन होगा, लिखा जा सकता है। चलो x की वैल्यू 30 है। 20वीं पारी के बाद उसका औसत, 20वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो गया, x+4। तो आप कहोगे उसका एवरेज जो है वो कितना मेंटेन हो गया है, 34। तो हमारा यहां से करेक्ट आंसर क्या हो गया, 34 लिखा जा सकता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से रीड करना, इजी सा सवाल है। देखो क्या कहा, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर देते हैं, जबकि तीसरा पाइप क्या करता है, टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ परिचालित किया जाए, स्टार्ट किया जाए, तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। तरीका वही है सेम कि पहला पाइप इसको क्या करता है, आपका पहला पाइप इसे 10 घंटे के अंदर भरता है, दूसरा क्या करता है, इसे 12 घंटे में भरता है, तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली करता है। सबका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ गया 60। यहां से हम ले लेते हैं इनकी इफिशियंसी, तो इफिशियंसी इसकी कितनी आ जाएगी, 60 लीटर की टंकी 10 घंटे में भर रही है, तो 6 इसकी इफिशियंसी, हर घंटे 6 लीटर पानी। यहां से इसकी इफिशियंसी लोगे तो हर घंटे 5 लीटर पानी, और यहां से इसकी इफिशियंसी लोगे तो हर घंटे 3 लीटर पानी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 3 होगा आपका, ये क्या होगा, खाली करेगा, खाली करेगा। अब तीनों को एक साथ चला दो, तीनों पाइप को आपने एक साथ चलाया तो टंकी आपकी कितने की है, 60 लीटर की। पहला नल इसमें 6 लीटर पानी डालेगा, दूसरा इसमें 5 लीटर पानी डालेगा, तीसरा क्या करेगा, 3 लीटर पानी आपका बाहर निकाल देगा। 6 और 5 11 लीटर डाला, 3 लीटर बाहर चला गया, तो टंकी में गया कितना, सिर्फ 8 लीटर पानी। 60 में 8 का भाग दोगे, 8 7 56, 7 घंटे आ गए, कितना बचा, 4।
तो क्या लिखोगे 4/8। इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो, ये आधा घंटा है तो 30 मिनट में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपका रिजल्ट होगा वो कितना होगा 7 घंटे 30 मिनट लिखा जा सकता है। तो चलिए फिर आज का ये सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक छोटा सा सवाल एकदम आसान सा है आपके लिए, मैं रख देता हूं होमवर्क में, ठीक है। 1200 में 10% रुपए 1200 में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसकी रेट कितनी दे रखी है 6 महीने में, अंतर कितना होगा। तो असल में देखा जाए तो 1200 का 5% आपका यहां पर रिजल्ट निकल के आएगा। तो 12 गुणा 5 60, इसका रिजल्ट क्या होगा 6, करके देखना। चलो आज का सेशन अपना कंप्लीट यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है सेशन ठीक लगा होगा। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी है इसके हम लोग यूज हैं वो बेहतर करने स्टार्ट कर देंगे। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो जरूर आप हमारे सामने रखें कि सर इसमें ये इंप्रूवमेंट हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। कहीं भी कलर को लेकर, क्वेश्चन दिखने को लेकर, क्लैरिटी को लेकर के कोई भी इश्यू है तो कमेंट करें, तुरंत के तुरंत हम अगले ही वीडियो में उन सारी की सारी चीजों को रिजोल्व कर देंगे। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।